Big stories, short time. Welcome to Story in Shorts 01. यह कहानी है जॉर्ज हार्डी नाम के एक चरवाहे शेफर्ड और उसके फार्म की भेड़ों की। जॉर्ज कोई आलीशान घर में नहीं रहता, बल्कि फार्म पर खड़े एक कैरावान के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है। जॉर्ज अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है कि उसने हर एक भेड़ को एक नाम दे रखा है, पर इन सब में सबसे स्पेशल है सेबेस्टियन, जो इस झुंड का सबसे बड़ा और तगड़ा नर भेड़ राम है। उसकी आदत थोड़ी आवारा किस्म की है, कभी मन किया तो कहीं दूर निकल जाता है और कभी चुपचाप वापस लौट आता है। अब मिलिए लिली से, जो इस पूरे फार्म की सबसे स्मार्ट भेड़ है। जॉर्ज इस वक्त एक लेटर लिख रहा है और उसमें ये सारी बातें बता रहा है। वह लिखता है कि वह रोज अपनी भेड़ों को टाइम पर खाना देता है, उनका मन बहलाता है और एक एक को उनकी दवाइयां खिलाता है। और जानते हो सबसे मजेदार बात क्या है? जब भी शाम होती है, जॉर्ज इन भेड़ों को जासूसी, नोवेल्स और मर्डर मिस्ट्री की किताबें पढ़कर सुनाता है। जॉर्ज को बस ऐसा नाटक करना पसंद है कि भेड़ें उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रही हैं, पर उसे अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये तो जानवर हैं, इन्हें खाक समझ आता होगा। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है बॉस। ये भेड़ें सिर्फ सुनती नहीं हैं, बल्कि कहानी का एक एक शब्द समझती हैं। जब जॉर्ज किताब पढ़ रहा होता है तो ये भेड़ें आपस में गॉसिप करती हैं कि बुक में कातिल कौन हो सकता है। हर भेड़ की अपनी एक अलग थ्योरी होती है, लेकिन हमारी सुपर स्मार्ट लिली तो 2 चैप्टर पहले ही असली कातिल का पता लगा लेती है। वह वाकई जीनियस है। और अगले दिन जब जॉर्ज कहानी का एंड करता है तो लिली की बात एकदम सच साबित होती है। इस फार्म पर 3 छोटे और फुल एनर्जी वाले मेमने लैम्प्स भी हैं। वैसे तो ज्यादातर मेमने वसंत के मौसम में पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ एक सर्दियों का मेमना भी है। बेचारे का कोई नाम नहीं है। बाकी भेड़ें उसे अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं मानती, इसलिए जॉर्ज उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है। जॉर्ज को इस मेमने पर इतना एक्स्ट्रा प्यार लुटाते देख बाकी भेड़ें आपस में कहती हैं कि जॉर्ज भेड़ नहीं है, तभी तो वो इस विंटर लैम्प को समझ नहीं पा रहा। जॉर्ज का यह फार्म डेनाब्रुक नाम के एक छोटे से शहर के पास है। इसी शहर में कालेब नाम का एक और चरवाहा रहता है। हेम नाम का एक कसाई भी यहीं रहता है। बेत नाम की एक होटल मालकिन है और यहाँ के चर्च में रहते हैं रेवरेंड हिलकोट, जिनके साथ जॉर्ज का रिश्ता थोड़ा अजीब और उलझा हुआ है। एक दिन जॉर्ज अचानक चर्च के बीचों बीच जाता है और दान वाली थाली में नोटों की एक बहुत मोटी गड्डी रखकर चला आता है। खैर, जॉर्ज ये लेटर जिसके लिए भी लिख रहा है, वह दिल से चाहता है कि वो इंसान यहाँ आए और उसके इस प्यारे से झुंड से मिले। अगले दिन जैसे ही कालेब का चमचमाता हुआ ट्रक फार्म की तरफ आता है, भेड़ें उसे देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। वे उसे पसंद करती हैं। झुंड की जुड़वां भेड़ें तो कालेब के चमचमाते ट्रक को अपनी सींगों से ठोकने का प्लान तक बना लेती हैं, पर लिली उन्हें ऐन वक्त पर रोक देती है, क्योंकि उसका मानना है कि बिना किसी वजह के तोड़ फोड़ करना गलत है। कालेब को आया देख भेड़ों को लगता है कि शायद दोनों फार्म्स की भेड़ों को आपस में मिलाया जा रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। जॉर्ज कालेब को जबरदस्ती अपने कैरावान से बाहर धकेल देता है। अंदर माहौल बहुत गर्म है। ये देखकर भेड़ें आपस में कहती हैं कि यह बहुत दुखद है और अच्छा होगा कि हम इस बात को भूल जाएं कि यहाँ कालेब आया भी था। अब ट्विस्ट ये है कि इस फार्म की भेड़ें जिस बात को चाहें अपनी मर्जी से भूल सकती हैं, सिवाय मेपल के। मेपल एक ऐसी भेड़ है जो कुछ नहीं भूलती, इसलिए बाकी भेड़ें उसे वार्निंग देती हैं कि देख मेपल, तू हमें इस बारे में दोबारा याद मत दिलाना। और फिर 1 2 3 बोलते ही सारी भेड़ें कालेब के आने की बात को दिमाग से पूरी तरह डिलीट कर देती हैं। इसी बीच शहर में एक पत्रकार जर्नलिस्ट एंट्री मारता है, जो यहाँ के लोकल कल्चरल फेस्टिवल को कवर करने आया है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में बेथ की नज़र जॉर्ज के एक लेटर पर पड़ती है, जो रेबेका हैम्स्टेड नाम की किसी लड़की के लिए लिखा गया है। बेथ और पोस्टमैन आपस में बातें करने लगते हैं कि गुलाब की खुशबू वाले पेपर पर लिखा ये लेटर पक्का कोई लव लेटर ही होगा। तभी बेथ चुपके से उस लेटर को पोस्टमैन के बैग से उड़ा लेती है। उसी पल वो पत्रकार बेथ के पास आता है। वह जब इस सो कॉल्ड फेस्टिवल के नाम पर सजी सिर्फ 3 छोटी मेज़ों को देखता है तो उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वह चिढ़कर कहता है, इसे फेस्टिवल कहते हैं तुम लोग? दरअसल उसका नाम एलियट मैथ्यू है, जो गजट अखबार का एक छोटा मोटा रिपोर्टर है। वह काफ़ी समय से किसी धमाकेदार और बड़ी स्टोरी की तलाश में है, पर उसके एडिटर्स ने उसे इस बोरिंग जगह पर भेज दिया। उसे अच्छे से पता है कि इस फालतू जगह की रिपोर्टिंग करने से उसका कोई प्रमोशन नहीं होने वाला। तभी लिली उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी एंट्री फीस मांगने लगती है, क्योंकि लिली को सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। एलियट परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। उसी रात मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। ज़ोरदार बारिश होने लगती है और बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। छोटे मेमने इस कड़कती बिजली से बुरी तरह डर जाते हैं। तब झुंड के सयाने सर रिचफील्ड उन्हें दिलासा देते हुए एक कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि ये जो आसमान में बादल दिख रहे हैं ना, ये सब कभी हमारी तरह भेड़ें हुआ करते थे, और जब वे नीचे की ज़मीन को सूखते हुए देखते हैं तो घास और हरी पत्तियां उगाने के लिए आसमान में डांस करने लगते हैं। यहाँ की हर भेड़ का यही मानना है कि भेड़ें कभी मरती नहीं हैं, वे बस बादल बन जाती हैं। किसी को नहीं पता कि यह सच है या झूठ, सिर्फ मेपल जानता है कि यह सब
बकवास है, पर फिर भी वह बच्चों का दिल रखने के लिए इस कहानी में हाँ में हाँ मिला देता है। दूसरी तरफ पादरी हिलकोर्ट चर्च में उन पैसों को तिजोरी के अंदर लॉक कर रहा है। कसाई हेम अपनी छुरियों की धार तेज कर रहा है और यहाँ बेथ जॉर्ज का वो चुराया हुआ लेटर पढ़कर गुस्से से पागल हो रही है। ठीक उसी वक्त तूफान के बीच एलियट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वह अपनी कार को टो करवाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी अचानक उसकी नज़रों के सामने रोशनी की एक अजीब सी चमक कौंधती है और फिर आधी रात को जॉर्ज के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। अगली सुबह जब भेड़ें सोकर उठती हैं और बाहर आती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने ज़मीन पर जॉर्ज बेसुध पड़ा हुआ था। लिली को लगता है कि जॉर्ज हमेशा की तरह उनके साथ कोई गेम खेल रहा है, लेकिन जब मेल जाकर जॉर्ज की धड़कन चेक करता है तो वो स्तब्ध रह जाता है। जॉर्ज मर चुका था। लिली इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि मरना वरना सच नहीं होता, ये सब सिर्फ किताबों में होता है। वह पूछती है कि क्या जॉर्ज अब बादल बन जाएगा। मेपल दुखी होकर कहता है कि नहीं लिली, बादल सिर्फ भेड़ें बनती हैं, इंसान नहीं। बाकी झुंड को भी यह बुरी खबर मिल जाती है। अब जॉर्ज के बिना वे सब अनाथ हो चुके थे। लिली कहती है कि इस गहरे दुख से बचने का एक ही रास्ता है, हमें जॉर्ज को भूलना होगा। मेपल बहुत मना करता है, लेकिन भेड़ें उसकी एक नहीं सुनती और 3 तक गिनकर जॉर्ज की यादों को भुलाना शुरू कर देती हैं। तभी वहां अचानक सेबेस्टियन आ धमकता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि वह उन्हें अपने चरवाहे को इतनी आसानी से भूलने नहीं देगा। वह कहता है कि जॉर्ज हमारा दोस्त था और एक सच्चे दोस्त को कभी भुलाया नहीं जाता। जॉर्ज ने एक बार उसे इंसाफ दिलाया था और आज वक्त है कि वे जॉर्ज को इंसाफ दिलाएं। सेबेस्टियन भेड़ों को एक कड़वा सच बताता है कि जॉर्ज ने उन्हें सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि उनकी कीमती ऊन के लिए पाला था। अब इन मासूम भेड़ों को तो यह भी नहीं पता कि ऊन के अलावा भी किसी और चीज के लिए भेड़ों का कोई इस्तेमाल हो सकता है। तभी एक छोटा मेमना आगे आता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है, पर जॉर्ज का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि रात की कहानियों में जब भी कोई ऐसे मरता है तो वो हमेशा एक मर्डर ही होता है। ये सवाल लिली के दिमाग में भी एक चिंगारी लगा देता है। देखते ही देखते वहां पुलिस पहुंच जाती है और बॉडी को सबसे पहले देखने वाला इंसान कालेब ही था। कसाई हेम भी वहां आ जाता है और अजीब नजरों से जॉर्ज की भेड़ों को गिनने लगता है। इधर लिली का जासूस दिमाग चालू हो जाता है। उसे एक बात हजम नहीं हो रही थी कि इतनी भारी बारिश में जॉर्ज बिना अपनी टोपी और रेनकोट के बाहर क्यों जाएगा। तभी उसकी नजर कैरावान के अंदर पड़ती है, जहां टेबल पर ड्रिंक के 2 ग्लास रखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, मर्डर वाली रात को कोई जॉर्ज से मिलने आया था और दोनों ने साथ में ड्रिंक पी थी। इसी बीच रिपोर्टर एलियट भी वहां पहुंच जाता है और जॉर्ज की लाश की तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर टिम उसे डांटकर कहता है कि दूर रहो, ये सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट अटैक है, इसमें तुम्हारे लिए कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। टिम ने कैरावान के नीचे और आसपास सतही तौर पर जांच की थी, पर जब एलियट पॉइंट आउट करता है तो वो कैरावान के अंदर भी चेक करता है। टिम ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा मर्डर केस हैंडल नहीं किया था। अब एलियट पुलिस वाले के सामने सवाल उठाता है कि अगर जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था तो वो कैरावान से बाहर की तरफ क्यों भागेगा और अंदर ये ड्रिंक के 2 ग्लास क्या कर रहे हैं। पर ऑफिसर टिम अपनी बात पर अड्डा रहता है कि जॉर्ज हार्डी का कोई मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन लिली चिल्लाकर कहती है कि यह 100% मर्डर है। जॉर्ज के पास उसका कोई जानने वाला आया था जिसने उसे ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया। जॉर्ज के शरीर पर किसी चोट का न होना जहर पॉइजन की तरफ इशारा कर रहा था और जमीन पर घास का वो हरा दाग गवाही दे रहा था कि मरने से पहले जॉर्ज और कातिल के बीच हाथापाई हुई थी। लिली चिढ़कर कहती है कि रात की कहानियों की तरह ही यहाँ का पुलिस वाला भी बिल्कुल बुद्धू और निकम्मा है, इसलिए तो जॉर्ज के कातिल को अब उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। यह सुनकर सेबेस्टियन हंसने लगता है। वह कहता है, अरे तुम लोग भेड़ हो भेड़, तुम्हारा दिमाग इतना तेज नहीं है कि तुम कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझा सको। वह लिली से कहता है कि भले ही तू दुनिया की सबसे स्मार्ट भेड़ हो, पर तूने इस फार्म के बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ है। तू कभी इस फार्म से बाहर नहीं गई, इसलिए इस मर्डर केस को इंसानों के भरोसे छोड़ दे। लेकिन लिली हार मानने वालों में से नहीं थी। वह झुंड के सभी सदस्यों को सुराग ढूंढने के काम पर लगा देती है। वह पूछती है कि क्या कल रात किसी ने यहाँ किसी को देखा था। तभी वो बिना नाम वाला विंटर लैम्प कहता है कि उसने रात को जॉर्ज का भूत देखा था। अंधेरा होने की वजह से चेहरा तो साफ नहीं दिखा, पर उसकी बॉडी से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आ रही थी। ठीक उसी वक्त शहर के चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। शहर में जॉर्ज की मौत को लेकर एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई थी। लिली कहती है कि यह मीटिंग जॉर्ज के लिए है, इसलिए उन्हें भी वहां जाना चाहिए, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें रोकता है कि हमारे खुरों ने आज तक घास के अलावा किसी चीज को नहीं छुआ है। हमने कभी यह फार्म नहीं छोड़ा, और होता भी यही है। जैसे ही लिली और मेपल फार्म के बाहर की पक्की सड़क को देखते हैं, वे डर के मारे वहीं जम जाते हैं। सड़क पार करने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती।
लिली तो डर के मारे सड़क पर ही लेट जाती है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक मामूली सी मुर्गी बिना किसी डर के मटकते हुए सड़क पार कर जाती है। यह देखकर लिली और मेपल का ईगो जाग जाता है। वे दोनों एक दूसरे से सटते हैं और आंखें बंद करके सड़क पार कर जाते हैं। लिली को पूरा भरोसा था कि यह केस भी रात की कहानियों की तरह फटाफट सॉल्व हो जाएगा। वे जैसे तैसे शहर पहुंचते हैं। वहां ऑफिसर टिम लोगों से कह रहा होता है कि वह जॉर्ज को जहर दिए जाने की बात पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। बस पुलिस वाले के मुंह से जहर शब्द सुनते ही पूरा शहर समझ जाता है कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। पता चलता है कि जॉर्ज को टैक्सिन नाम का जहर दिया गया है, जो यू ट्री नाम के पेड़ के लाल दानों बेरीज में पाया जाता है, और वो पेड़ बिल्कुल इसी चर्च के बाहर लगा हुआ था। तभी वहां एक शानदार कार आकर रुकती है और उसमें से एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकलती है। ऑफिसर टिम तो उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है। उसी के ठीक पीछे जॉर्ज की वकील लीडिया भी वहां पहुंच जाती है और यहाँ होता है एक बड़ा धमाका। वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज की बेटी रेबेका हेम्स्टेड थी। दरअसल टिम को जॉर्ज की वसीयत विल के नीचे एक नंबर मिला था, जिस पर फोन करके उसने वकील लीडिया को बुलाया था, पर टिम ने खुद कभी उस वसीयत को खोलकर नहीं देखा था। लीडिया कहती है कि वसीयत आज दोपहर को पढ़ी जाएगी, पर उसके लिए पादरी हिलकोट, कालेब, बेथ, हेम, रेबेका और टिम का वहां होना जरूरी है, क्योंकि वसीयत में इन सब का नाम है। लीडिया एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि रेबेका वैसे तो अमेरिका में रहती है, लेकिन वो जॉर्ज की मौत वाले दिन ही इस शहर में मौजूद है, जिसका मतलब है कि जिस रात जॉर्ज का मर्डर हुआ वो इंडिया या अमेरिका में नहीं बल्कि इसी देश में थी। लीडिया टिम का चेहरा देखकर कि यह इस बेचारे का पहला मर्डर केस है। हमारी भेड़ें भी छिपते छिपाते वसीयत पढ़े जाने वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। कमरे के अंदर टिम रेबेका से कड़ाई से पूछताछ करता है कि क्या वह आज ही इस शहर में आई है या कल रात भी यहीं थी। रेबेका घबराकर कहती है कि वह कल शाम 7 बजे फ्लाइट से उतरी थी, लेकिन वह आज से पहले कभी डेनब्रुक नहीं आई। भेड़ें नोटिस करती हैं कि रेबेका के चेहरे पर भले ही एक झूठी मुस्कान हो, पर उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। रेबेका रोने का नाटक करते हुए कहती है कि वह तो आज अपने पिता से मिलने आने वाली थी। इसी बीच खिड़की के बाहर खड़ा मेपल दूसरी तरफ रखी एक गाजर को देख लेता है। वह लालच में उस गाजर को खाने के लिए खिड़की के अंदर मुंह डालता है और बुरी तरह फंस जाता है। अंदर कमरे में रेबेका एक और राज खोलती है कि उसका एक जुड़वां भाई भी है, जिससे वह आज तक कभी नहीं मिली, और वो साउथ अफ्रीका में रहता है। तभी वकील लीडिया की नजर रिपोर्टर एलियट पर पड़ती है और वह उसे कॉलर पकड़कर कमरे से बाहर फेंक देती है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब सराय शिवा इन के एक तकिए पर पुलिस को हरे रंग का एक दाग मिलता है। लीडिया बताती है कि उसने जॉर्ज के बेटे पीटर को भी वसीयत के लिए बुलाया है। वह सबको समझाती है कि जॉर्ज ने 2 महीने पहले उसे अपनी पुरानी वसीयत भेजी थी, लेकिन आज वह एक बिल्कुल नई वसीयत पढ़ने जा रही है, जो टिम को जॉर्ज की टेबल से मिली थी और जिस पर मौत से ठीक 3 दिन पहले के साइन थे। उस वसीयत में जॉर्ज ने लिखा था कि मेरा इस कमरे में मौजूद हर इंसान के साथ कुछ न कुछ अधूरा हिसाब किताब बाकी है, और आज इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनमें से एक मूर्ख है, एक बुरा चरवाहा है, एक वसंत का मेमना है, एक सर्दियों का मेमना है, एक बेकसूर शिकार है और 2 कातिल हैं। यह सुनते ही कमरे में बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है और वे आपस में लड़ने लगते हैं कि असली कातिल कौन है और अगला शिकार कौन होने वाला है। इसके बाद लीडिया वसीयत के हिस्से पढ़ने लगती है। जॉर्ज ने अपने बेटे पीटर के नाम 300 एकड़ जमीन की है, जो इस वक्त कालेब को लीज पर दी गई है। अपनी बेटी रेबेका के लिए उसने पास की दूसरी 300 एकड़ जमीन छोड़ी है, जिस पर जॉर्ज का अपना फार्म है। यानी अब से जॉर्ज का कैरावान, उसका बाड़ा और उसकी सारी भेड़ें रेबेका की हो चुकी थी। अपनी पुरानी वसीयत में जॉर्ज ने अपनी बची हुई जायदाद एक जानवरों की संस्था को दान कर दी थी, लेकिन इस नई वसीयत में उसने अपनी बाकी की सारी संपत्ति भी रेबेका के नाम कर दी थी। और वो संपत्ति क्या थी जानते हो? खाद की 3 बोरियां और पूरे $30 मिलियन, यानी करीब 250 करोड़ रुपए। दरअसल 2 साल पहले जॉर्ज ने भेड़ों की एक खतरनाक बीमारी ORF का इलाज ढूंढा था और उस दवा का पेटेंट उसने एक बहुत बड़ी कंपनी को $30 मिलियन में बेचा था। ठीक उसी वक्त खिड़की में फंसा मेपल खुद को छुड़ाने के चक्कर में वहां रखी चीजों का पूरा ढेर नीचे गिरा देता है। टिम बाहर देखने आता है कि ये आवाज कहां से आई, पर मेपल की आंखें ऊन से ढकी होने की वजह से उसे कुछ दिखता नहीं है और वो सीधे टिम को जोरदार टक्कर मारते हुए सराय के अंदर घुस जाता है। वह अंदर रखी हर चीज को तोड़ फोड़ देता है और पूरे कमरे में तबाही मचा देता है। इसी आपाधापी में टिम की नजर बेत पर पड़ती है, जिसके हाथ में जॉर्ज का वो चुराया हुआ लेटर था। मेपल कशमकश में एक खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूद जाता है। लोग उसे कुछ खाने को देते हैं और वापस फार्म की तरफ खदेड़ देते हैं। वहां
वहां खड़ा कालेब कहता है कि इन भेड़ों को संभालना किसी के बस की बात नहीं है, इन्हें एक कड़क चरवाहे की जरूरत है, खासकर उस बड़े और जंगली राम सेबेस्टियन को, जिसे जॉर्ज किसी मेले से उठाकर लाया था। इसके बाद एलियट ऑफिसर टिम के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो केस को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहेगा, पर टिम मना कर देता है। तब एलियट टिम को एक डील ऑफर करता है। वह कहता है, देखो बॉस, मुझे एक धमाकेदार स्टोरी चाहिए और तुम्हें अपने करियर की पहली गिरफ्तारी। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। एलियट बताता है कि मर्डर वाली रात जब उसकी कार टो हो रही थी तो उसने रात के करीब 9 बजे जॉर्ज के खेत के पास एक टॉर्च की रोशनी देखी थी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जॉर्ज की मौत रात 8 से 11 के बीच हुई है। टिम इस डील के लिए मान जाता है। इधर फार्म पर भेड़ें लिली को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि तूने अभी तक कातिल का पता क्यों नहीं लगाया? रात की कहानियों में तो तू चुटकियों में मिस्ट्री सॉल्व कर देती है। लिली उदास होकर कहती है कि असली दुनिया किताबों की दुनिया से बहुत अलग और पेचीदा होती है। तभी भेड़ों की नजर रेबेका पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर खेत में कुछ ढूंढ रही थी। वो बिना नाम वाला विंटर लैम्प रेंगते हुए रेबेका के पास जाता है। भेड़ें दूर से तमाशा देखती हैं और नोटिस करती हैं कि इस लड़की की खुशबू तो बिल्कुल जॉर्ज जैसी है, पर इसका चेहरा जॉर्ज से नहीं मिलता। भेड़ें सोचती हैं कि ये भी पक्का सर्दियों में पैदा हुई होगी, तभी जॉर्ज ने इसे खुद से दूर रखा था। झुंड की कुछ बेवकूफ भेड़ें चिल्लाने लगती हैं कि रेबेका ही कातिल है। अब जॉर्ज ने उन्हें जो आखिरी किताब सुनाई थी उसमें संदिग्धों सस्पेक्ट्स की लिस्ट को छोटा करने का तरीका बताया गया था। इसलिए लिली कहती है कि किसी को कैरावान के अंदर जाकर वो किताब लानी होगी ताकि हम उसे पुलिस वाले टिम तक पहुंचा सकें। पर किताब चुराने के मिशन पर वे भेजते हैं वूल आइज को, जिसकी आंखों के आगे इतनी ऊन है कि उसे खाक कुछ दिखाई नहीं देता। वह कैरावान के अंदर घुसकर हर टेबल कुर्सी से टकराता है और बड़ी मुश्किल से वो किताब बाहर लेकर आता है। भेड़ें चुपके से उस किताब को पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर छोड़ आती हैं ताकि टिम उसे पढ़कर अपना दिमाग चला सके। इसके बाद लिली सेबेस्टियन के पास जाती है और पूछती है कि ये कार्निवल मेला क्या होता है। सेबेस्टियन अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि वहाँ जोरदार म्यूजिक बजता है और बड़े बड़े झूले होते हैं। जब वह छोटा था तो रोज बच्चे उसे प्यार करने और खाना खिलाने आते थे, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो मेले के मालिक बदल गए। वे रात को उसे एक रिंग के बीच में ले जाते थे और उसे खूंखार शिकारी कुत्तों से तब तक लड़ना पड़ता था जब तक कि वो खून से लथपथ ना हो जाए। लेकिन फिर एक रात मसीहा बनकर जॉर्ज वहां आया। उसने उन कसाईयों को भारी रकम दी और सेबेस्टियन की जान बचाकर उसे अपने फार्म पर ले आया। लिली पूछती है कि तुम उस नरक में पहुंचे कैसे? तुम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं थे? तब सेबेस्टियन एक गहरा राज खोलता है कि वह भी एक विंटर लैम्ब, सर्दियों का मेमना है, और देर सबेर हर विंटर लैम्ब अपना घर छोड़कर बाहर भागना चाहता है। अगले दिन टिम पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर देखता है तो हैरान रह जाता है। ये भेड़ें बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने लाइन से खड़ी थीं। टिम कहता है कि जब भी इस केस में कोई नया मोड़ आता है ये भेड़ें न जाने कहां से टपक पड़ती हैं। पर एलियट को लगता है कि टिम का दिमाग पूरी तरह सटक चुका है। तभी टिम एलियट को अपनी प्रोग्रेस दिखाता है। उसने दीवारों पर सुरागों का एक बड़ा सा चार्ट बना रखा था। वह कहता है कि इस चार्ट की मदद से वह यह पता लगाएगा कि उन 5 संदिग्धों में से किसके पास जॉर्ज को मारने का साधन, मीन्स, मकसद, मोटिव और मौका, अपॉर्चुनिटी, तीनों चीजें थीं। साधन का मतलब था यूट्री के वो जहरीले दाने जो चर्च के बाहर हर जगह बिखरे पड़े थे, लेकिन जॉर्ज को मारने का सबसे बड़ा मकसद यानी वो 250 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रेबेका के पास थे। टिम कहता है कि जिसके पास ये तीनों चीजें मैच होंगी वही असली कातिल होगा। और जानते हो टिम ने ये सब कहां से सीखा? बिल्कुल सही, भेड़ों की दी हुई उसी जासूसी किताब से। अब टिम एक्शन में आता है और एक एक करके सबको ग्रिल करना शुरू करता है। कसाई हेम कहता है कि कातिल पक्का वसीयत में शामिल लोगों में से ही कोई है, क्योंकि जॉर्ज तो खुद एक कड़क शाकाहारी था, वो जहर क्यों खाएगा? जब टिम बेत से उस चुराए हुए लेटर के बारे में पूछता है तो बेत झूठ बोल देती है कि यह तो पोस्ट ऑफिस वालों की गलती थी, मुझे क्या पता। फिर टिम कालेब से पूछता है कि तुम उस सुबह जॉर्ज के फार्म पर क्या कर रहे थे? कालेब सफाई देता है कि जॉर्ज ने उसकी जमीन की लीज कैंसिल कर दी थी, इसलिए वह जॉर्ज को मनाने और प्रपोजल पर दोबारा बात करने गया था। कालेब गुस्से में कहता है कि टिम, तुमने वसीयत तो पढ़ी ही है, जॉर्ज के मुताबिक मैं ही वो बुरा चरवाहा हूं। इसके बाद टिम पादरी हिलकोट को पकड़ता है और जॉर्ज के दिए उन पैसों का सच पूछता है। हिलकोट एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि सालों पहले जॉर्ज के पास पैसे नहीं थे, इसलिए चर्च ने उसके बच्चों को किसी को गोद, एडॉप्शन दे दिया था। लेकिन जब जॉर्ज अमीर हुआ तो वह पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढने लगा। सख्त नियमों की वजह से चर्च उसे बच्चों का पता नहीं बता रहा था, इसलिए हिलकोट ने जॉर्ज से कहा कि अगर वो चर्च की मरम्मत के लिए मोटी रकम दान कर दे तो वो चुपके से उसके बच्चों का पता उसे दे देगा।
हिलकोट कहता है कि वसीयत में लिखा बुरा चरवाहा मैं नहीं बल्कि कालेब है। अब टिम का पूरा शक रेबेका पर गहरा जाता है। वह उससे पूछता है कि मर्डर वाली रात को 8 से 11 के बीच वह कहाँ थी। रेबेका कहती है कि वह एयरपोर्ट के पास एक होटल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी टिम एक बड़ा पत्ता खेलता है और उसे उसके असली नाम से बुलाता है, चैसिटी क्रैम्प्स। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। रेबेका ने अपना नाम बदल रखा था। टिम बताता है कि बैकग्राउंड चेक में पता चला है कि रेबेका का कनेक्शन एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ था और दोनों का एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी था। रेबेका रोते हुए कहती है कि यह 3 साल पुरानी बात है और उसे नहीं पता था कि वो आदमी कोई मुजरिम है। टिम पूछता है कि क्या तुम कभी चर्च के उस जहरीले यूट्री के पास गई हो। रेबेका साफ मना कर देती है। टिम पूछता है कि क्या तुम मर्डर वाली रात जॉर्ज के फार्म पर गई थी। रेबेका उससे भी साफ मुकर जाती है। इधर फार्म पर लिली गहरे संशय में डूबी हुई थी। बाकी भेड़ें उसे टोकती हैं कि अरे इतना क्या सोचना, साफ है कि रेबेका ने ही जॉर्ज को टपकाया है। लेकिन तभी वो छोटा विंटर लैम्प आता है और कहता है नहीं, वो दीदी बहुत अच्छी हैं, उनकी बॉडी से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है। विंटर लैम्प की ये बात सुनते ही लिली के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे याद आता है कि कल क्लाउड ने भी यही कहा था कि उसने रेबेका को बहुत दूर खेत में देखा था और उसे जॉर्ज जैसी खुशबू आई थी। लिली सोचती है कि कोई भेड़ इतनी दूर से किसी इंसान की खुशबू कैसे सूंघ सकती है जब तक कि वो इंसान पहले से फार्म पर ना आया हो। इसका मतलब क्लाउड उनसे कुछ छुपा रही है। लिली जब क्लाउड को डराती है तो क्लाउड डरकर रेबेका का वो चमकीला कंगन निकालकर दिखा देती है जो उसे बहुत पसंद था क्योंकि उसका कोई एंड नहीं था। क्लाउड बताती है कि रेबेका मर्डर वाली रात को चुपके से फार्म पर आई थी और जब उसने प्यार से क्लाउड की पीठ पर हाथ फेरा तो उसका कंगन वहीं गिर गया था। अब लिली को भी यकीन हो जाता है कि रेबेका ही कातिल है। उसने पुलिस से झूठ बोला कि वो कभी फार्म पर नहीं आई, जबकि वो मर्डर वाली रात को भी यहाँ थी और कल भी। लेकिन सेबेस्टियन बीच में कूद पड़ता है। वह गुस्से में कहता है कि तुम सब रेबेका से सिर्फ इसलिए नफरत कर रहे हो क्योंकि वो सर्दियों में पैदा हुई है। सेबेस्टियन को उसकी आंखों में देखकर पूरा भरोसा था कि उसने मर्डर नहीं किया है। सेबेस्टियन गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। अब लिली पुलिस वाले टिम की मदद करने का फैसला करती है। मेपल चुपके से टिम की पुलिस वाली टोपी चुराकर भागता है। टिम पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है और भागते भागते वो सीधे खेत में गिरे उस कंगन के पास पहुंच जाता है। टिम तुरंत कंगन उठाकर रेबेका के पास जाता है और कहता है कि यह कंगन तुम्हारे दूसरे हाथ के कंगन से बिल्कुल मैच करता है और यह मुझे जॉर्ज के उसी खेत से मिला है जहां तुम कभी न जाने का दावा कर रही थी। टिम के हाथ रेबेका के कमरे की तलाशी लेने का वारंट लग जाता है और जब पुलिस उसके कमरे को खंगालती है तो रेबेका के जूतों के नीचे से उसी जहरीले यूट्री के लाल दाने बरामद होते हैं। टिम तुरंत रेबेका के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। पुलिस स्टेशन में जब टिम उससे कड़ाई से पूछताछ करता है तो रेबेका टूट जाती है और कहती है कि वह सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार है। वह मानती है कि वह मर्डर वाले दिन जॉर्ज के फार्म पर गई थी। वह बताती है कि जॉर्ज ने उसे एक भावुक लेटर लिखा था कि वह पिछले 20 सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जॉर्ज ने उसे अपनी बिना पैसों वाली पुरानी वसीयत भी भेजी थी और कहा था कि वो आकर उससे मिले। रेबेका जब जॉर्ज से मिलने आई तो दोनों ने इन भेड़ों के बारे में बहुत सारी बातें की। जॉर्ज ने उसे बड़े गर्व से बताया था कि उसने अपनी हर एक भेड़ का नाम रखा है और वो चाहता है कि उसके जाने के बाद रेबेका इस फार्म और भेड़ों की जिम्मेदारी संभाले। रेबेका रोते हुए कहती है कि जॉर्ज से मिलने के बाद वो वापस चली गई थी, पर जब उसे पता चला कि जॉर्ज का मर्डर हो गया है तो वो बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि अगर वो सच बताएगी तो सीधे कातिल के बुने जाल में फंस जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोला। पर ऑफिसर टिम उसकी एक बात पर भरोसा नहीं करता। वह तय करता है कि अगली सुबह रेबेका को कोर्ट में पेश करके उस पर मर्डर का केस ठोक दिया जाएगा। अगले दिन वकील लीडिया टिम के पास आती है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है कि लगता है जॉर्ज ने अपनी जायदाद के लिए गलत मेमना चुन लिया। वह बताती है कि जॉर्ज का बेटा पीटर अपनी सारी भेड़ें और जमीन कालेब को बेचने के लिए तैयार हो गया है क्योंकि कानूनन रेबेका के जेल जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पीटर की हो जाएगी। लीडिया कहती है कि कल सुबह सारे पेपर्स साइन हो जाएंगे। लिली खिड़की के बाहर खड़ी यह सब सुन लेती है। वह बिल्कुल शांत हो जाती है और जेल में बंद रेबेका को देखती है। अब लिली के जासूस दिमाग में एक छोटा सा शक पैदा होता है। तभी मेलबार्ट फेंस के दूसरी तरफ इशारा करके कहता है कि देखो, ये कालेब का खेत तो बिल्कुल सामने है, क्यों ना चलकर अपनी नई भेड़ों से मिलें। लेकिन जब वे बाढ़ पार करके कालेब के फार्म पर जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर वे डर जाते हैं। कालेब की भेड़ों के चेहरे इतने काले और खौफनाक थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे डरावनी फ्रांसीसी भेड़ें थीं। लिली कहती है कि अब से कालेब ही हमारा नया मालिक होने वाला है। तभी उनमें से एक काली भेड़ आगे आती है और बहुत डरी हुई आवाज़ में कहती है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कालेब के शिकारी कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाज़ें आने लगती हैं और वो फ्रांसीसी भेड़ें पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। लिली और मेपल जान बचाकर भागते हैं पर डर के मारे रास्ता भटक जाते हैं और गलती से कालेब के बड़े से गोदाम
बार्नस के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे रखे हुए थे जिन पर लिखा था डेनब्रुक मीट्स, यानी कालेब और कसाई हेम ने मिलकर गुपचुप तरीके से मटन का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था। तभी कालेब के शिकारी कुत्ते गोदाम के अंदर आ जाते हैं। मेल और लिली अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते हैं और कुत्ते उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तभी एन वक्त पर मसीहा बनकर हमारा शेरदिल सेबेस्टियन वहां एंट्री मारता है। वह अकेले ही उन खूंखार कुत्तों पर टूट पड़ता है। सेबेस्टियन कुत्तों को मार मारकर अधमरा कर देता है और कुत्ते दुम दबाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन इस भयानक लड़ाई में हमारा प्यारा सेबेस्टियन भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और उससे उठा नहीं जाता। लिली घबराकर कहती है कि उठो सेबेस्टियन, ये तुम क्या कर रहे हो? मेल रोते हुए कहता है कि लिली, वह अब नहीं बचेगा, वह मर रहा है। और अपनी आंखों के सामने सेबेस्टियन को दम तोड़ते देख लिली को समझ आता है कि वो जो आसमान में बादल बनने वाली कहानी थी, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ थी। मरने की कगार पर खड़ा सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांसों में अपने प्यारे चरवाहे जॉर्ज का चेहरा देखता है और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। तभी मेपल देखता है कि कालेब हाथ में बंदूक लिए उसी तरफ आ रहा है। मेपल जबरदस्ती लिली को वहां से खींचकर बाहर निकालता है। वे दोनों भागकर अपने फार्म पर पहुंचते हैं और बाकी भेड़ों को जगाकर चिल्लाते हैं कि चलो हमारे पीछे आओ, हमें आज ही ये फार्म छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही बाकी भेड़ें सामने पक्की सड़क को देखती हैं, वे डर के मारे वहीं रुक जाती हैं। लिली रोते हुए चिल्लाती है कि सेबेस्टियन मारा जा चुका है। कालेब भेड़ों से प्यार नहीं करता, वो भेड़ों को काटकर मीट बनाता है। अगर हम आज रात यहाँ से नहीं भागे तो वो हम सबको मारकर डिब्बों में बंद कर देगा। लेकिन झुंड की बाकी भेड़ें इस खौफनाक सच को मानने से इनकार कर देती हैं। वे कहती हैं, लिली बंद करो अपनी ये बकवास बातें। और दुख से बचने के लिए वे सब मिलकर 3 तक गिनती हैं और कालेब और सेबेस्टियन की मौत को अपने दिमाग से पूरी तरह इरेज कर देती हैं। लिली चिल्लाती रह जाती है, पर सारी भेड़ें वापस चुपचाप घास चरने चली जाती हैं। लिली टूट जाती है। वह मायूस होकर मेपल से पूछती है, मेपल, आज रात मैंने पहली बार किसी को मरते देखा है ना? मेपल रोते हुए लिली को गले लगाता है और कहता है, हाँ लिली, मुझे इस फार्म की हर एक बुरी बात याद है, पर मुझे अच्छी बातें भी याद हैं, जैसे मेरी माँ का प्यारा चेहरा और मेरे पुराने दोस्त। तुम सेबेस्टियन को कभी मत भूलना लिली। मैं जानता हूँ कि याद रखने में बहुत दर्द होता है, पर अगर तुम सब कुछ भूल जाओगी तो तुम बाकी भेड़ों की जान कभी नहीं बचा पाओगी। हमारे अपनों की यादें ही उन्हें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखती हैं। लिली रोती हुई हार मानकर कैरावान की तरफ जाने लगती है कि वो भी सब कुछ भूल जाए, पर जैसे ही वह कैरावान के पास पहुंचती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने जॉर्ज हार्डी बैठा हुआ था। लिली अपनी आंखें मलती है और पूछती है, जॉर्ज, क्या तुम सच में यहाँ हो? जॉर्ज मुस्कुराकर कहता है, हाँ लिली, मैं बिल्कुल यहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल से भुलाया नहीं। जॉर्ज उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि कालेब उसके झुंड का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिली उन्हें बचाने वाली है। जॉर्ज कहता है कि अगर तूने असली कातिल को ढूंढ निकाला तो रेबेका जेल से छूट जाएगी, उससे ये फार्म मिल जाएगा और मेरा पूरा झुंड हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। लिली उलझन में आ जाती है कि पर जॉर्ज, मैं एक मामूली भेड़ होकर असली कातिल का पता कैसे लगाऊं? और ठीक उसी पल लिली के दिमाग में एक कड़कड़ाती हुई बिजली चमकती है। उसे याद आता है कि जॉर्ज की लाश के हाथ पर घास का एक हरा दाग लगा हुआ था। बस यह याद आते ही पूरी मिस्ट्री लिली के सामने पानी की तरह साफ हो जाती है। लिली चिल्लाती है, वह घास का दाग नहीं था। अब लिली को इस मिशन में मदद करने के लिए वो छोटा विंटर लैम्प भी आ जाता है, जिसने कभी कुछ नहीं भूला था। लिली एक मास्टर प्लान बनाती है। वह विंटर लैम्प का एक पैर नीले पेंट में डुबोती है और दूसरा पैर पीले पेंट में। इसके बाद रात के अंधेरे में वो छोटा विंटर लैम्प चुपके से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। जेल में बंद रेबेका हैरान परेशान होकर यह सब देख रही थी। लिली खिड़की के बाहर से विंटर लैम्प को गाइड कर रही थी और वो छोटा मेमना पुलिस स्टेशन के फर्श पर अपने पेंट वाले पैरों से अजीब सी लाइनें खींचने लगता है। अगली सुबह जब ऑफिसर टिम सोकर उठता है तो फर्श पर बनी उन लाइनों को देखकर चौंक जाता है। रेबेका उसे बताती है कि यह कमाल इस छोटे मेमने का है, जो बाहर खड़ी एक दूसरी भेड़ के इशारे पर यह सब बना रहा था। टिम ध्यान से देखता है कि फर्श पर जॉर्ज के नाम से जुड़ी 2 लाइनें खींची हुई थीं। एक लाइन रेबेका की तरफ जा रही थी और दूसरी लाइन पर पीले रंग के बिल्कुल बीच में गहरे हरे रंग का पेंट लगा हुआ था। टिम को कुछ समझ नहीं आता।
वह चिढ़कर जैसे ही अपने हाथ से उस पेंट को पोंछने की कोशिश करता है तो जादू की तरह पीले और नीले पेंट के मिक्स होने से टिम का अपना हाथ भी पूरा हरा हो जाता है। तभी वहां काउंटी कोर्ट की पुलिस आ जाती है जो रेबेका को जेल ले जाने के लिए आई थी। टिम भारी मन से रेबेका को उनके हवाले कर देता है और पेपर्स पर साइन करने लगता है, लेकिन जैसे ही टिम साइन करके पेन रखता है उसकी नज़र बाहर खड़े उस छोटे विंटर लैंप के पैरों पर पड़ती है जो पीले और नीले पेंट से सने हुए थे। और भाई साहब, यहाँ टिम के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। उसे पूरी क्रोनोलॉजी समझ आ जाती है। वह चिल्लाकर पुलिस वालों को रोकता है, रुको, रेबेका को छोड़ दो, उसने मर्डर नहीं किया है। टिम को आखिरकार समझ आ गया था कि जॉर्ज हार्डी का असली कातिल कौन है। तो दोस्त, अब आते हैं क्लाइमेक्स पर कि आखिर जॉर्ज को किसने मारा। जब से रेबेका इस शहर में आई थी वो पुलिस की नज़रों में नंबर 1 संदिग्ध थी, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो जॉर्ज के फार्म पर नहीं गई। और जानते हो क्या, असली कातिल बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाना चाहता था, और वो असली कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज का अपना सगा बेटा पीटर था। दरअसल जॉर्ज ने अपनी वसीयत की एक कॉपी रेबेका को भेजी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसने एक कॉपी अपने बेटे पीटर को भी भेजी होगी। पीटर को जैसे ही उन 250 करोड़ रुपयों सम $30 मिलियन के बारे में पता चला, उसके मन में लालच आ गया और उसने जॉर्ज को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। लेकिन पीटर बहुत शातिर था। उसे पता था कि अगर वसीयत में जिसके नाम पैसे हैं वही मर्डर कर दे तो पुलिस सबसे पहले उसे ही पकड़ेगी। इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया, क्यों ना मर्डर का इल्ज़ाम अपनी सगी बहन रेबेका पर मढ़ दिया जाए, क्योंकि अगर रेबेका मर्डर के केस में जेल चली जाती या उसे फांसी हो जाती तो कानून के मुताबिक वो सारे 250 करोड़ रुपए ऑटोमेटिकली अगले वारिस यानी पीटर को मिल जाते। और ट्विस्ट ये है कि रेबेका की तरह पीटर ने भी अपना नाम बदल रखा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही सड़ा हुआ पत्रकार एलियट मैथ्यू था, जिसे रात के अंधेरे में उस छोटे विंटर लैम्प ने जॉर्ज का भूत समझ लिया था, क्योंकि पीटर का कद काठी बिल्कुल अपने पिता जॉर्ज जैसा था। एलियट काफी समय से इसी देश में छिपकर रह रहा था और जॉर्ज ने उसे बातों बातों में बता दिया था कि रेबेका उससे मिलने आने वाली है। एलियट को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। वह कल्चरल फेस्टिवल के बहाने इस शहर में आया, फिर दुनिया को दिखाने के लिए शहर से जाने का नाटक किया, लेकिन अपनी कार का एक्सीडेंट करके चुपके से वापस आ गया। मर्डर वाली रात जब रेबेका जॉर्ज से मिलकर वापस चली गई तो एलियट चुपके से कैरावान के अंदर घुसा। उसने जॉर्ज के साथ ड्रिंक पी और धोखे से उसकी ड्रिंक में वो जहरीला टैक्सिन मिला दिया और टेबल पर वो नई वसीयत प्लांट कर दी। लेकिन जॉर्ज बहुत मजबूत था। जहर का असर होने से पहले जॉर्ज और एलियट के बीच भयानक हाथापाई हुई। इसी कशमकश में जॉर्ज तड़पते हुए कैरावान से बाहर भागा और जमीन पर गिरकर मर गया। एलियट कितना शातिर था इस बात का अंदाजा ऐसे लगाओ कि जब लीडिया वसीयत पढ़ रही थी तो वो फोन कॉल का बहाना बनाकर कमरे से बाहर गया था और उसी बीच उसने चुपके से रेबेका के कमरे में घुसकर उसके जूतों के नीचे वो जहरीले यूट्री के दाने छुपा दिए थे ताकि सारा शक रेबेका पर चला जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है, और एलियट ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जॉर्ज के हाथ पर 2 रंग लगे हुए थे, एक नीला और एक हरा। नीला रंग उस भेड़ की दवाई का था जो जॉर्ज रोज बनाता था और उसके हाथों में लगा रहता था, और हरा रंग बना था नीले और पीले के मिक्स होने से। याद है सराय के उस तकिए पर मिला हरा दाग, वो एलियट का ही तकिया था। दरअसल हाथापाई के दौरान जॉर्ज ने एलियट के बालों को पागलों की तरह जकड़ लिया था। एलियट ने इस शहर में आने से पहले जल्दबाजी में अपने बालों पर घटिया क्वालिटी का पीला ब्लॉन्ड हेयर डाई लगाया था ताकि उसका चेहरा रेबेका या जॉर्ज से बिल्कुल मैच न करे और कोई उसे पहचान न पाए। जॉर्ज के हाथों में लगी नीली दवाई और एलियट के बालों का वो घटिया पीला डाई जब आपस में रगड़ खाए तो जॉर्ज के हाथों पर हरा रंग बन गया, और वही रंग सोते समय एलियट के तकिए पर भी लग गया था। एलियट बुरी तरह फंस चुका था, पर वो चिल्लाकर कहता है कि ये सब बकवास है, मैं नेचुरल ब्लॉन्ड नहीं हूं तो क्या मैं कातिल हो गया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? टिम मुस्कुराता है और एलियट के सिर से एक बाल नोच लेता है। एलियट डरकर कहता है कि बाल से क्या साबित करोगे? टिम कहता है कि मैं ये चेक नहीं कर रहा कि तुम्हारे बाल असली हैं या नकली, बल्कि मैं इस बाल का DNA टेस्ट करवाने जा रहा हूं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम ही जॉर्ज हार्डी के सगे बेटे पीटर हो। ये सुनते ही एलियट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी कार की तरफ पागलों की तरह भागता है और कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिली जोर से चिल्लाती है, अब आया ऊंट अब पहाड़ के नीचे, ठोको इसे। और झुंड के वही 2 जुड़वां रैम्स जिन्हें गाड़ियां ठोकने का पुराना शौक था, पूरी ताकत से दौड़ते हैं और एलियट की कार में अपनी सींगों से ऐसी जबरदस्ती टक्कर मारते हैं कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और एलियट वहीं ढेर हो जाता है।
पुलिस एलियट को कॉलर पकड़कर जेल में ठूंस देती है। ऑफिसर टिम रेबेका से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वो छोटा विंटर लैम्ब भी रेबेका के पास आकर प्यार से अपनी पीठ थपथपाने लगता है। टिम जाते जाते हमारी जासूस भेड़ लिली को एक थैंकफुल नजरों से देखता है कि थैंक्स बॉस, तुम्हारी वजह से आज मेरा करियर बच गया। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है, पर वो छोटा विंटर लैम्ब रेबेका के पास ही रुक जाता है। तभी बेथ रेबेका के पास आती है और जॉर्ज का वो चुराया हुआ लेटर उसे सौंप देती है। बेथ रोते हुए बताती है कि वो जॉर्ज से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन रेबेका की मां के जाने के बाद जॉर्ज का दिल ऐसा टूटा कि वह अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं कर पाया। रेबेका पूछती है कि मेरी माँ का नाम क्या था। तब बेथ एक आखिरी सस्पेंस खोलती है कि तुम्हारी माँ का नाम लिली था, यानी जॉर्ज ने अपनी सबसे प्यारी और समझदार भेड़ का नाम अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में रखा था। तभी कालेब और कसाई हेम रेबेका के पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम, ये फार्म और भेड़ें संभालना आपके बस की बात नहीं है, आप ये सब हमें बेच दो और करोड़ों रुपए लेकर ऐश करो। पर रेबेका उन्हें डांटकर भगा देती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये दोनों भेड़ों के कातिल हैं और मटन का धंधा करते हैं। रेबेका कहती है कि तुम लालची लोग जॉर्ज की भेड़ों के नाम तक नहीं जानते, जबकि मुझे इस फार्म की एक एक भेड़ का नाम जुबानी याद है। रेबेका एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपना नाम रेबेका हैम्स्टेड से बदलकर हमेशा के लिए रेबेका हार्डी रख लेती है। वह कालेब के फार्म की उन सभी बेबस काली भेड़ों को भी खरीद लेती है और उन्हें आज़ाद करके जॉर्ज के फार्म पर ले आती है। अब रेबेका पूरी तरह अपने पिता के नक्शे दम पर चल रही थी। वह रोज शाम को अपनी माँ के नाम वाली भेड़ लिली और बाकी झुंड को अपने पास बिठाती है और उन्हें बड़े प्यार से जासूसी कहानियां पढ़कर सुनाती है। कहानी के एंड में लिली धीरे से उठती है, उस छोटे बिना नाम वाले विंटर लैम्प के पास जाती है और बड़े प्यार से उसका नाम रखती है जॉर्ज। वह उसे अपने साथ झुंड के बीच ले आती है और बाकी सारी भेड़ें भी उसे हमेशा के लिए अपने परिवार का हिस्सा मान लेती हैं। और इसी के साथ भेड़ों के इस अनोखे और जासूसी कारनामे की कहानी यहीं पर खत्म होती है।